आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वो है इक्विलिब्रियम। आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स के इक्विलिब्रियम में हमारे लिए क्या कुछ सीखने को है। स्टूडेंट्स, इस वर्ड इक्विलिब्रियम को अगर मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में क्या बनती है। अगर आप उर्दू मीडियम की बुक्स देखें कभी, तो उसमें इक्विलिब्रियम को उर्दू में लिखा होता है सुकून की हालत, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम का ताल्लुक है सुकून से। आप सुकून में कब होते हैं? जब आप रिलैक्स हो, जब आप पर कोई फोर्स ना लग रही हो, जब आप सुकून से बैठे हैं, आप एक सोफे पे बैठे हैं, आपसे कोई पूछता है कि भाई आप इस वक्त सुकून में है नहीं, आप कहेंगे कि बिल्कुल मैं सुकून में। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज पड़ी हो कहीं पर और मूव ना कर रही हो, तो हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल ऐसे जैसे ये बच्चा, तो ये मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारे इर्द गिर्द जो सुकून में है, जो इक्विलिब्रियम में है, हम उनको देखते हैं वो रुकी हुई हैं, इसलिए हमारे माइंड में एक चीज बन जाती है कि शायद इक्विलिब्रियम का ताल्लुक रेस्ट से है। लेकिन स्टूडेंट जरा इसी बच्चे को देखिए, अब मैं आपको इसकी पूरी पिक्चर दिखाऊं अगर, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में ये बच्चा रेस्ट पर नहीं है, बल्कि ये बच्चा एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर है। अब इसका मतलब अब ये मूव कर रहा है। अगर अब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर आप इससे पूछेंगे भाई क्या आप रिलैक्स हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो कहेगा बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हूं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मूव कर रहा है। यहाँ से हमने एक बात सीखी, और वो ये कि जरूरी नहीं इक्विलिब्रियम का ताल्लुक रेस्ट से हो, बल्कि चलती हुई चीजें भी इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। शर्त ये है जब वो चल रही हो तो उनकी स्पीड कांस्टेंट हो। नाउ स्टूडेंट्स, तो मैं कह सकता हूं यहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकता है बॉडीज में। या तो बॉडी स्टैटिक है, रेस्ट पर है और इक्विलिब्रियम में है, हम इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अभी हम लोगों ने देखा कि ये भी हो सकता है कि बॉडी चल रही है मगर फिर भी इक्विलिब्रियम में है, इसे हम बोलेंगे ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जैसे कि हम देख रहे हैं, अ बॉडी इज एट रेस्ट, और स्टूडेंट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम देख रहे हैं बॉडी रेस्ट पर नहीं है, बॉडी इज इन मोशन नहीं लिखूंगा, इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए या तो स्पीड का जीरो होना जरूरी है, मतलब बॉडी रेस्ट पर हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या फिर बॉडी का स्पीड अगर जीरो नहीं है तो एटलीस्ट स्पीड यूनिफॉर्म जरूर हो। यानी अगर वो 2 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रही है तो फिर 2 मीटर्स पर सेकेंड से ही मूव करती रहे। आइए जरा देखते हैं एग्जांपल्स। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे और डायनामिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि आपके जो इवन जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वो बिल्डिंग भी तो रुकी हुई है, और वो बिल्डिंग जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से आपके इर्द गिर्द अगर कोई वॉल पर कोई क्लॉक लगी हुई है और रुकी हुई है वहां पर, तो हम कहेंगे ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, रुका हुआ इक्विलिब्रियम है। नाउ स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं किसी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो स्पीड कांस्टेंट होना जरूरी है। इसमें एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल आ जाती है पैराट्रूपर। ये पैराट्रूपर क्या होता है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कभी आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा
कि हमारे पास पैराशूट पहनकर एक शख्स जंप करता है और वो जमीन पर जब नीचे आता है, जमीन को हिट करने पर भी उसको कोई नुकसान नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आमतौर पर जब चीजें नीचे आती हैं तो उनके पास एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब कोई शख्स पैराशूट पहनकर जंप करे तो उसका एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाता है। ये क्यों होता है हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे इसकी रीजन। बट जब वो नीचे आता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही नीचे आता है, तो यानी कि कांस्टेंट स्पीड है। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन चलते हुए इक्विलिब्रियम में, तो मैं कहूंगा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो पैराट्रूपर है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इवन आपकी जो अर्थ है वो भी क्या है? वो भी तो स्पेस में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से सूरज के गिर्द, तो इसका मतलब ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल होगी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली में कोई चीज हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगी। देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर मैंने बिल्डिंग का बोला ना कि बिल्डिंग जो है वो क्या है? रेस्ट पर है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी और प्लेनेट से हमारी दुनिया को देखे तो पूरी की पूरी दुनिया मूव कर रही है, और जब दुनिया मूव कर रही है तो वो बिल्डिंग भी क्या कर रही होगी? डेफिनेटली मूव कर रही होगी। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, किसी और के लिहाज से यही बिल्डिंग रोटेट कर रही है या मूव कर रही है, तो हम कहेंगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम भी है। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा या डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ स्टूडेंट जरा देखते हैं कि अगर ये कंडीशन और इस कंडीशन को क्या मैं एक ही वर्ड से एक्सप्लेन कर सकता हूं। यानी मैं कह रहा हूं या तो स्पीड 0 है और मैं कह रहा हूं या तो स्पीड यूनिफॉर्म है, तो क्या इन दोनों को एक अल्फाज में बयान किया जा सकता है? बिल्कुल स्टूडेंट्स। अगर मैं ये कह दूं स्पीड 0 या स्पीड यूनिफॉर्म, तो मैं दूसरे अल्फाज में कह रहा हूं स्पीड में चेंज नहीं होना। अगर 0 है तो 0 रहना है, अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म रहना है। जब स्पीड चेंज ना हो तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होता। यानी कि स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं ये दो अलग-अलग बातों को अगर मैं आसान अल्फाज में कहना चाहूं कि भाई बॉडी के पास कब इक्विलिब्रियम होगा, तो वैसे तो मैं दो अलग-अलग बातें, या तो स्पीड 0 हो या तो स्पीड यूनिफॉर्म हो, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी स्टूडेंट्स? व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। जब बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, यानी कि उसकी स्पीड चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नाउ स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन खुद दो किस्म का होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलते हुए अपनी स्पीड बढ़ाए तो हम कहेंगे इसके पास ट्रांसलेशनल या लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये वो एक्सेलरेशन है जो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए। तो अगर आप चाहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो आप चाहेंगे उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0 हो, लेकिन रोटेट करती हुई चीजों का भी एक्सेलरेशन होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पंखे को ऑन करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड पकड़ेगा, लेकिन लीनियर नहीं, रोटेशनल स्पीड पकड़ेगा, सर्कुलर स्पीड पकड़ेगा। तो हम कहेंगे कि घूमती हुई चीजों में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम रोटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर मैं ये डेफिनेशन सेट कर दूं, रोटेशनल एक्सेलरेशन को बोलते हैं अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स इसका मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम की ये डेफिनेशन करूं कि इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन, जब बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये कहां से आई डेफिनेशन? ये इन दोनों बातों को मैंने इकट्ठा कर दिया। तो फिर यहां से इक्विलिब्रियम की दो और टाइप्स निकलेंगे। ऐसा एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन हो वो भी 0 हो सकता है, और ऐसा एक्सेलरेशन अगर रोटेशनल एक्सेलरेशन हो वो भी 0 हो सकता है। अब इन दोनों टाइप्स को हम क्या कहेंगे जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास लीनियर
एक्सेलरेशन ना हो बॉडी के पास, यानी कि a 0 हो। एक कंडीशन तो ये बन रही है, दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि बॉडी के पास रोटेशनल एक्सेलरेशन ना हो, यानी कि अल्फा 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बॉडी के पास लीनियर एक्सेलरेशन ना हो, इसे बोलते हैं दैट बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम में है, ये वर्ड याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर हमारे पास बॉडी के पास रोटेट करते हुए एक्सेलरेशन ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब हम कहेंगे कि बॉडी के पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो और टाइप्स हो गई कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर किसी बॉडी के पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेकर आना है तो उसका एक्सेलरेशन 0 करना है, लेकिन ऐसा हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमें देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन की वजह या एक्सेलरेशन का कॉज कौन है। तो व्हाट आर द कंडीशंस टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम? इसमें बोलूंगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, अगर मुझे ये वाला इक्विलिब्रियम चाहिए ट्रांसलेशनल, तो मुझे एक्सेलरेशन को 0 करना पड़ेगा, इसके लिए अलग कंडीशन होगी। और अगर मुझे बॉडी में रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेकर आना है, तो इसके लिए मुझे उसका रोटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 0 करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अलग कंडीशन चाहिए। लेकिन जरा देखते हैं इससे पहले कि हमारे पास इन कंडीशंस को हम कहेंगे क्या। अगर मैं ये कंडीशन लाने की कोशिश करूं, इसे मैं बोलूंगा ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। और अगर मैं रोटेशनल एक्सेलरेशन 0 करने की कोशिश करूं, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, हम इस बात की खोज लगाएंगे कि एक्सेलरेशन होता किस वजह से है। हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। मुझे ये कैसे पता चला? अगर आपको याद हो, एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू ma। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्लियरली बता रही है कि भाई एक्सेलरेशन किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। अगर बॉडी के पास मैं चाहता हूं एक्सेलरेशन 0 हो, तो मैं चाहूंगा क्या 0 हो, फोर्स 0 हो। लेकिन स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि ये फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स है, ये सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। तो अगर मैं चाहता हूं कि पहली कंडीशन पूरी हो, तो मैं चाहूंगा सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो। ये जो वर्ड है, इसे बोलते हैं, इस सिंबल को सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अ नल वेक्टर। अगर सारी फोर्सेस का सम जो है वो नल वेक्टर हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास पहली कंडीशन पूरी हो गई। और अगर पहली कंडीशन पूरी हो गई, तो इसका मतलब सारी फोर्सेस 0। अगर सारी फोर्सेस का सम 0, तो इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन 0। और अगर लीनियर एक्सेलरेशन 0 हो, तो फिर हम कहेंगे बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कुछ एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास एक कार है और ये कार किसी सरफेस के ऊपर मौजूद है। आपको मालूम है इस कार का एक वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन क्या कार डाउनवर्ड जा रही है? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सरफेस ने कार को नीचे गिरने से बचाने के लिए ऊपर को एक नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कार पर फोर्स नहीं लग रही, तो ये गलत होगा।
लेकिन अगर हम ये देखें, ये जो कार है क्या इस पर नेट फोर्स लग रही है? तो नेट फोर्स तो सारी फोर्सेस का सम होता है, दो बराबर की ऑपोजिट फोर्सेस तो कैंसिल करेंगी, देयर इज नो नेट फोर्स, सो सारी फोर्सेस का सम जीरो हो गया। इसका मतलब हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा और पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बॉडी जो है वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगी, तो आप कहेंगे कि बॉडी में क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, और जब लीनियर एक्सेलरेशन ना हो तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होती है? बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को ये कंडीशंस बताई। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन करें अगर ये गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से आगे को जा रही है, अब इस पर और फोर्सेस लग रही होंगी, दो फोर्सेस तो वही हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर हम देखें, अब इंजन की एक फोर्स आगे को इसको चलाने की कोशिश कर रही है और फ्रिक्शन की एक फोर्स इसको पीछे को रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखें ये चारों फोर्सेस को अब मैं कैसे सॉल्व करूं? पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक्स एक्सिस की फोर्सेस को आपस में कंपेयर करता हूं। तो मैं देखता हूं कि हमारे पास इंजन की जो फोर्स है और फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो तो बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स एक्सिस की जितनी भी फोर्सेस है उनका सम जीरो है। फिर मैं देखूंगा वाई एक्सिस की जो फोर्सेस है, अब वाई एक्सिस की जो फोर्सेस है उनका सम भी क्या है? उनका सम भी हमारे पास जीरो बन रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि अभी भी टोटल सारी फोर्सेस का सम जीरो है और हम कहेंगे ये बॉडी अभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन स्टूडेंट्स, पहले रुकी हुई थी, ट्रांसलेशनल थी, लेकिन क्योंकि रुकी हुई है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगी। लेकिन अब हम देखेंगे दूसरे केस में हमने देखा वो चल रही है और चलते हुए इक्विलिब्रियम में है, तो हम कहेंगे अभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है क्योंकि स्पीड नहीं चेंज हो रही, लीनियर स्पीड। लेकिन हम कहेंगे कि बॉडी अब जो है वो रेस्ट पर नहीं है, अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर हमारे पास बहुत सी फोर्सेस हो तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स कंपोनेंट्स को अलग सॉल्व करेंगे और वाई एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस है उनको अलग सॉल्व करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप कहेंगे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि सारी फोर्सेस का सम जीरो है, तो हम कहेंगे कि जितनी भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में है उनका सम भी नल वेक्टर होना चाहिए और जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस में है उनका सम भी जीरो होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं कैसी फोर्स की बात कर रहा हूँ? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है जो एक प्लेन पर हो और उनके सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो, एक्स और वाई। अगर ये 3D वेक्टर होगा तो इसके z कंपोनेंट्स का कैंसिल होना भी जरूरी होगा। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक्स एक्सिस में जितनी भी फोर्सेस हमारे पास होंगी, कुछ राइट पर होंगी तो कुछ लेफ्ट पर होंगी। ये बात मैं जुबानी बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस में जो राइट पर फोर्सेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो लेफ्ट पर होंगी उनको नेगेटिव लेंगे। वैसे कोई रूल नहीं है, आप इनको नेगेटिव उनको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हमने एक कन्वेंशन बनाई हुई है ताकि सब एक तरह से काम करें। इसी तरह वाई एक्सिस में जो फोर्सेस अपवर्ड हो वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड हो वो नेगेटिव होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि फर्स्ट कंडीशन जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, इसकी क्या कंडीशन होगी? पहले तो हमें देखना पड़ेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है जी? लीनियर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रोटेशनल एक्सेलरेशन ना हो। अब स्टूडेंट्स, रोटेशनल एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने लिख रहा हूं, इसको बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। जिस तरह फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, घूमती हुई चीजों का एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए क्या कोई इक्वेशन है हमारे पास? स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। जिस तरह से ये इक्वेशन है, इस तरह से एक इक्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है इसको फिलहाल छोड़ते हैं हम, अल्फा देखिए, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और कौन प्रोड्यूस कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लीनियर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर सकता? फोर्स। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो तो मुझे इसको जीरो करने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा। ये क्या है स्टूडेंट्स? टॉर्क है? नहीं, जिस तरह से ये फोर्स नहीं है बल्कि नेट फोर्स है, इसी तरह से ये टॉर्क नहीं बल्कि नेट टॉर्क होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये टॉर्क
अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सी मिसकंसेप्शन होती है। अब जरा देखिए, हमारे पास सेकंड कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि अब बॉडी में टॉर्क जीरो हो गया है, और अगर हम नेट टॉर्क जीरो कर दें तो नेट टॉर्क जीरो होने की वजह से रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो बॉडी जो है इस वक्त रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो देखते हैं ऐसा कैसे किया जा सकता है। स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें मेरे पास एक फैन है और ये फैन इस वक्त रेस्ट पर है। क्या इसके पास कोई रोटेशनल एक्सेलरेशन है? हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई चीज अपनी स्पीड चेंज करे। स्पीड तो ये चेंज ही नहीं कर रही, रोटेट तो कर ही नहीं रही, तो रोटेशनल एक्सेलरेशन कहां से आएगा? रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो। रोटेशनल एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? जब टॉर्क जीरो हो। तो हमारे पास हम कहेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, और जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो बॉडी कौन से एक्सेलरेशन में होता है? बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। तो मैं इस वक्त कहूंगा कि ये जो फैन है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। नाउ स्टूडेंट दूसरी बात अगर आप देखें, ये फैन रुका हुआ भी है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी है, क्योंकि रुकी हुई चीज जो है उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नाउ स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें इसी पंखे को दोबारा, और ये इस वक्त फुल स्पीड पर चल रहा है। इसका मतलब इस पे दो टॉर्क्स हैं इस वक्त। पहला टॉर्क कौन सा है? पहला टॉर्क है जो करंट इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है जब आपने इसको करंट दिया। अब ये जो करंट की वजह से टॉर्क है स्टूडेंट्स, अगर हम राइट हैंड रूल से देखें, अगर करंट इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है तो इसका जो ये टॉर्क होगा ये अपवर्ड होगा। और अगर हम दूसरा टॉर्क देखें, इस वक्त हमारे पास एक फ्रिक्शन का भी टॉर्क है। फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश कर रही है। ये जो टॉर्क है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप दोनों टॉर्क्स को देखें तो दोनों टॉर्क का सम कितना हुआ? जीरो। यानी अभी भी सम ऑफ ऑल द टॉर्क जीरो है, और जब सम ऑफ ऑल द टॉर्क जीरो होगा तो हम कहेंगे बॉडी में रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो है। और रोटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो तो हम कहते हैं कि बॉडी इस वक्त सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो इसका मतलब बॉडी में कौन सा इक्विलिब्रियम है? बॉडी में रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। नाउ स्टूडेंट्स ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, लेकिन अभी बॉडी रुकी नहीं हुई, चल रही है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है। तो हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन साथ साथ ये डायनामिक भी है। नाउ स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, अगर हमारे पास एक ऐसी बॉडी हो जिसमें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो, जैसे वो घूमता हुआ पंखा, तो हम कहेंगे कि ऐसी बॉडी जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो उसे बोलते हैं कि बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा ये बात, when both conditions are satisfied, body is said to be in complete equilibrium। बॉडी उस वक्त कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। नाउ स्टूडेंट्स कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी के पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, यानी कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम का टॉपिक। आई होप कि आपको बहुत सी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आपको मालूम है कुछ वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। ऑल्दो इनको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया बुक ने, लेकिन इनका जिक्र न्यूमेरिकल में शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार आएगा। तो मैं एक छोटा सा आर्टिकल एक और लेक्चर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं इन टर्म्स को डिस्कस करूंगा और इनकी एप्लीकेशन और इनके फायदे क्या हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो वो भी आप लाजमी देखिए, क्योंकि उसके बगैर आपका ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।